अब पॉइंट पे आता है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन का चयन करो। 4 कथन तुम्हारे सामने हैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, बड़े हैं, ध्यान सुनना। कीटों में परिसंचरित शारीरिक तरल जो सर्कुलिंग बॉडी होता है, पदार्थ ऊतक में ऑक्सीजन वितरण में सहायक होता है। कीट में जो शारीरिक तरल है वो पदार्थ ऊतकों में ऑक्सीजन वितरण में सहायक है क्या? लोबिया फेफड़ों की मदद से श्वसन करते हैं क्या? लोबियो जो होते हैं, मछलियां में आते हैं ये लोग, है ना, मतलब ये इसकी मदद से श्वसन करते हैं क्या? पक्षियों में वायु कोष्ठ इसकी श्वसन दक्षता को बढ़ा देते हैं क्या? या तीव्र गैसीय विसरण हेतु पृष्ठ क्षेत्रफल को कम करने के लिए मानव फेफड़ों में अनेक कुपिकाएं पाई जाती हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कुपिका होती है। लोबियो जो है पानी में रहता है तो गिल्स पाया जाएगा। कीट में परिसंचरण जो होता है वो शारीरिक तरल पदार्थ ऊतकों में ऑक्सीजन विसरण में सहायक नहीं होता है, उनके पास ट्रैकिया पाया जाता है। और पक्षियों में वायु कोष्ठ जो होता है वो उनके श्वसन दक्षता को बढ़ाता है। पक्षियों में क्या होता है, एक फेफड़ा तो रहेगा ही रहेगा, एक वायु कोष अलग से रहता है जो उसकी दक्षता को बढ़ा देता है। क्वेश्चन दूसरा, मानव के फेफड़ों में लगभग कितने मिलियन वायु कुपिकाएं पाई जाएंगी? मानव के फेफड़े में अगर हम कुपिका की बात करें तो लगभग जो होता है 2 फेफड़ों में, है ना, लगभग जो है 300 से 400 मिलियन कुपिकाएं लगभग पाई जाती हैं। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वायु कुपिकाओं और संबंधित रुधिर वाहिकाओं के मध्य गैसीय विनिमय का कारण क्या होता है? वायु कुपिकाओं और संबंधित रुधिर वाहिकाओं के मध्य गैसीय विनिमय का कारण है कुपिका की मोटी झिल्ली, एक दूसरे के साथ इनका निकट संपर्क, ए और बी दोनों, सक्रिय परिवहन। ऐसा क्या होता है कि वायु कुपिका ब्लड में अपने मटेरियल को ट्रांसफर कर देती है? सक्रिय परिवहन इनमें कभी नहीं होता, इनमें विसरण होता है। ए और 2 ऑप्शन दोनों सही है। एक मिनट रुको। कुपिका की मोटी झिल्ली, एक दूसरे के साथ इनका निकट संपर्क, एक दूसरे के साथ इनका निकट संपर्क जो है ना, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा रीजन है जो इन दोनों के बीच में विनिमय हो जाता है। कुपिका की मोटी झिल्ली, इसका संबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि मोटी झिल्ली होता तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता, है ना। तो ये बी ऑप्शन ज्यादा सही। क्वेश्चन नंबर 5, फेफड़ों की गति डायफ्राम और अंतरापरशुक पेशियों की सहायता से होती है। ये भी कुछ हद तक ठीक ठाक बात है। सतह, मतलब ठीक है, सही कथन का चयन करना है, चलो ठीक है। उसकी बात जो होती है, सतह सक्रियक जैसे लेसिथिन कुपिकीय तरल और वायु के मध्य पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। प्रत्येक मानव फेफड़ा एक झिल्ली में आबद्ध रहता है, तो इनके पास कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, ये बात गलत है। सतह सक्रियक जैसे लेसिथिन कुपिकीय तरल और वायु के मध्य पृष्ठ तनाव बढ़ाते हैं, पृष्ठ तनाव को कम करने का काम करेगा। ट्रैकिया में कैल्शीभूत कैल्सीफाइड उपास्थि की अपूर्ण वलय पाई जाती है। या मानव सहित सभी स्तनधारियों में फेफड़ों की गति डायफ्राम और अंतरापरशुक पेशियों की सहायता से होती है। फेफड़ों की गति जो है डायफ्राम और फेफड़ों की सहायता से होती है, ठीक है। ज्यादा सही जवाब जो इसमें से लग रहा है, ट्रैकियो में कैल्सीभूत, कैल्सीफाइड तो नहीं होगा, उपास्थि, है ना, तो ये थोड़ा सा कमजोर आंसर हो सकता है। अंतरापरशुक पेशियों की सहायता से होता है, ये बात बिल्कुल सही कि जितना जल्दी ये दोनों मूवमेंट करेगा उतना जल्दी गलत, ये सही आ जाएगा, ठीक है। कैल्सीफाइड नहीं होगा बहुत हद तक, ये आंसर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है यहाँ पर, है ना। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या है वायुमंडलीय ऑक्सीजन? हमारी कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की प्रक्रिया श्वसन कहलाएगी। ना सिर्फ कोशिकीय श्वसन, श्वसन कहलाएगी। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, उच्च वसन में सम्मिलित है। जब आप सांस छोड़ते हो तो उस समय क्या होता है? क्या डायफ्राम व अंतरापरशुक पेशियों में अनुशिथिलन होगा? जब आप सांस छोड़ रहे हो तो डायफ्राम और अंतरापरशुक पेशियां अनुशिथिलन यानी फैल जाएंगी। डायफ्राम व अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन होगा, डायफ्राम में संकुचन होगा या अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन होगा? क्या होना चाहिए इसमें, आपको क्या लगता है? देखो एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट ये बताएं कि जब उच्च वसन मतलब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसमें 2 लोग प्ले करते हैं। पहला तो डायफ्राम, वो डायफ्राम जो है ऐसा, मतलब ये कहना चाहिए अगर ये सामान्य ऐसा फ्लैट बना हुआ था तो उसे शिथिल हो जाना चाहिए। डायफ्राम का जो संकुचन हुआ था वो शिथिल हो जाना चाहिए, ये पहला काम हो गया। तो डायफ्राम का शिथिलन आंसर सही होगा, तो ये 2 और 3 तो आंसर गलत हो गया। अब बात है अंतरापरशुक पेशियां।
अब अंतरा परसुपेशिया यानी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल या इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल बाहर भी होती है और अंदर भी होती है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतरा परसुपेशियों में संकुचन होगा कि शिथिलन होगा। तो असल में आईआईसीएम अगर ऑप्शन आता, आईआईसीएम में संकुचन होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल में संकुचन होता है। ठीक है, तो ज्यादा सही आंसर डायफ्राम अंतरा परसुपेशियों में अनुशिथिलन। तो सवाल यह है कि अंतरा परसुपेशियों में संकुचन होगा, पसलियां नीचे आएंगी और डायफ्राम ऊपर जाता है। सो ज्यादा सही आंसर मेरे हिसाब से तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि अंतरा परसुपेशियों का संकुचन होगा। हालांकि डायफ्राम का शिथिलन होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अंतरा परसुपेशियों में शिथिलन नहीं होगा। अंतरा परसुपेशी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में आते हैं। दूसरा, अब आपके सामने 2 3 4 आयतन दिए हुए हैं, बताइए कौन सा आयतन सही है। अब जैसे ज्वरीय आयतन दिया हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया कि ज्वरीय आयतन मतलब टाइडल वॉल्यूम। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन का मतलब होता है आईआरवी। उच्च श्वसन आरक्षी आयतन का मतलब होता है ईआरवी। अवशेषी आयतन का मतलब होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। जैविक क्षमता का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी। ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब सबका आयतन मैंने आपको बता ही दिया कि ज्वरीय आयतन 500 ml होता है। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन जो है 2500 से 3000 होता है। उच्च श्वसन आयतन जो है 1000 होता है। अवशेषी आयतन जो है 1200 ml होता है। जैविक क्षमता 4650 से 4600 ml होता है। लेकिन ज्यादा सही आंसर जो है डी का है 5, डी का है 5, सी का हो गया सेकंड। तो सी का हो गया सेकंड और दैट्स व्हाई आंसर इज अ सेकंड। सेकंड आंसर सही है। मैच कर लो पूरा बढ़िया से, जो नहीं बने फिर हमको बताओ, पूरा मैच कर लेना। चीज एकदम समझ में रहनी ही चाहिए, कहीं पर कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब आ गए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाओ। अवशेषी मुख्यतः कहां पाई जाती है? अवशेषी वायु। अवशेषी का मतलब होता है रेसिडुअल एयर। रेसिडुअल एयर कहां पाई जाती है? अवशेषी वायु मुख्यतः कहां पाई जाती है? कुपिका में, ब्रोंकस में, नासा छिद्र में या फिर ट्रैकिया में। अवशेषी वायु मुख्य रूप से अगर हम बोला जाए तो उसमें कि कुपिका कहेंगे क्या? कुपिका के अंदर तो एक्सचेंज होती रहती है। नासा छिद्र में पाई जाएगी, ट्रैकिया में पाई जाएगी या ब्रोंकस में पाई जाएगी। सो ब्रोंकस में नहीं, मुख्यतः अगर आप कहेंगे तो वो ट्रैकिया आंसर। नासा छिद्र तो आंसर नहीं होगा, कुपिका भी आंसर नहीं होगा। ब्रोंकस यानी ब्रोंकियोल्स वाला, ब्रोंकस वाला पार्ट नहीं। ज्यादातर आंसर जो है ट्रैकिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यही अवशेषी वायु कहलाती है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में। देखिए इस प्रश्न का जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, बलपूर्वक उच्छ्वसन फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के पश्चात फेफड़ों में शेष रहने वाली वायु को क्या कहा जाए? पूरा गैस हमने बाहर फेंक दिया है, पूरा गैस बाहर निकल गया है, उसके बाद भी वायु बची हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अवशिष्ट वायु कहते हैं। ठीक है, पश्चात फेफड़ों में शेष रहने वाली वायु को हमेशा अवशिष्ट वायु कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उपयोग ही नहीं होती, वो वायु यूजलेस है पूरा। ठीक, उसके अलावा यूजलेस ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ खास उपयोग यहां पर नहीं कर पाते हैं उसका हम लोग, वो एक्सचेंजिंग नहीं। क्वेश्चन 5, अवशेषी आयतन रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, क्या होता है? अवशेषी आयतन कैसा होता है? ज्वरीय आयतन से कम होता है? नहीं, ज्वरीय आयतन 500 ml होता है और अवशेषी आयतन जो है वो 1100 से कितना होता है? 1200 ml। ठीक, अंतःश्वसन आरक्षित आयतन से अधिक 2500 से अधिक, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। क्षमता से अधिक, क्षमता तो पता ही नहीं, तो क्षमता क्या निकालेंगे इसका? तो ज्वरीय आयतन से अधिक, तो ज्वरीय आयतन 500 है, ये 1000 है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। आंसर हो जाएगा